नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दारुल उलूम के सदर मुर्दिश मौलाना अरशद मदनी का विवादित बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मुस्लिम होने के कारण अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को निशाना बनाया जा रहा है। इन्होंने आगे कहा कि मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन में मेयर बन सकता है तो हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी आखिर वाइस चांसलर क्यों नहीं बन सकता। लेकिन अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल जाएगा। अब जरा समझिए, आजम खान कोर्ट की कार्रवाई के बाद जेल गए। अल फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच के केंद्र में है। यहां के डॉक्टर उमर ने सुसाइड बॉम्बर बनकर खुद को उड़ा लिया। इसके बाद कई तरह के और भी कनेक्शन सामने आए। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया। मदनी इनकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं, इन्हें पीड़ित क्यों बता रहे हैं? मदनी ने न्यूयॉर्क के चेयरमैन ममदानी को भी ये बात कही। ममदानी की हिंदू विरोधी छवि भी है और कई आपत्ति बयान भी वो दे चुके हैं। सवाल यही है कि मदनी कट्टरपंथियों का साथ देते हुए आखिर नजर क्यों आ रहे हैं? रिपोर्ट देखिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद, यूनिवर्सिटी में आतंकी लिंक के बाद बवाल। मौलाना मदनी का विवादित बयान, जवाद पर एक्शन क्योंकि मुसलमान। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दारुल उलूम के सदर मुदर्रिस मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली मुख्यालय में आयोजित विशेष सत्र के दौरान देश में मुसलमानों की वर्तमान स्थिति पर चिंता जाहिर की। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मदनी ने सरकार की नीति को मुस्लिम विरोधी बता दिया और दो टूक कहा कि मुस्लिम होने के कारण अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां और ग्लोकल यूनिवर्सिटी के चांसलर इकबाल के साथ क्या हो रहा है सब जानते हैं। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि आज दुनिया यह समझती है कि मुसलमान अपाहिज और बांझ हो गया, वह पूरी तरह खत्म हो गया। लेकिन यह समझना ठीक नहीं है, क्योंकि जब मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन में मेयर बन सकता है तो हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर क्यों नहीं बन सकता। अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल जाएगा। उन्होंने कहा कि देखा जा सकता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर के साथ क्या हो रहा है। जेल में डाल दिया गया, अब कितने साल जेल के अंदर गुजरेंगे कोई नहीं जानता। एक कौम और सरकार मुल्क की आज़ादी के बाद इस काम पर लगी हुई है कि मुसलमानों को सिर नहीं उठाने देना है। मौलाना मदनी ने कहा कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटना देश को कमजोर करता है। मौजूदा हालात को देखते हुए कहना पड़ता है कि कुछ सांप्रदायिक ताकतें इस्लाम और मुसलमान दोनों को निशाना बनाने पर तुली हुई हैं। मदनी जिस जावेद सिद्दीकी के बारे में बात कर रहे हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं। उनकी यूनिवर्सिटी में आतंक के लिंक मिले। डॉक्टर लोगों की जान से खेलने का प्लान बना रहे थे, बड़े पैमाने पर आतंकी साजिश रच रहे थे और डॉक्टर नबी तो फिदायीन विस्फोट में मारे गए और कई लोगों की मौत के कसूरवार भी बने। इसी तरह डॉक्टर शाहीन भी आतंकी साजिश और विस्फोटकों की बरामदगी के बाद गिरफ्तार हुई। कड़ी लंबी है और मदनी साहब अलग ही बयान दे रहे हैं। ममदानी के जहरीले बयान अक्सर करते हिंदू मुसलमान। मदनी जवाद ममदानी कट्टरपंथ की कहानी। इसी तरह जिस ममदानी की बात मदनी साहब कर रहे हैं, जोहरान ममदानी की हिंदू और भारत विरोधी छवि रही है। ममदानी के पक्षपाती और नफरत भरे बयान को समझिए। जिस पीएम मोदी को भारत ही नहीं दुनिया प्यार करती है और वो तीसरी बार लोकतांत्रिक रूप से देश में सरकार चला रहे हैं, उनके लिए ममदानी ने सार्वजनिक रूप से वॉर क्रिमिनल कहकर संबोधित किया था और उन्हें 2002 के गुजरात दंगों के लिए दोषी ठहराया। यह बयान तब दिया गया जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पीएम मोदी को दंगों के संबंध में पहले ही क्लीन चिट दे दी थी।
ममदानी ने दावा किया था कि गुजरात में अब कोई मुसलमान नहीं बचा है, जो कि पूरी तरह से झूठा और भड़काऊ बयान था। यह दावा गुजरात की मुस्लिम आबादी के मौजूदा आंकड़ों के विपरीत है और इसे विभाजनकारी राजनीति के रूप में देखा जाता है। ममदानी ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को मस्जिद के विध्वंस का उत्सव कहा था और हिंदुत्व फासीवाद का प्रतीक बताया था। यह बयान भारत के लोकतांत्रिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकारता है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाता है। जनवरी 2024 में ममदानी न्यूयॉर्क में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के खिलाफ आयोजित प्रदर्शनों में भी शामिल हुए थे। इन रैलियों के दौरान कथित तौर पर हिंदुओं के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाए गए थे। इसलिए कुछ दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी पर इस्लामिक कट्टरपंथी के करीबी होने का आरोप लगा दिया था। हालांकि उन दोनों की मुलाकात हुई है, लेकिन दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस तरह के बयान क्यों हैं, और अगर बयान हैं तो वाकई बयानों के पीछे की हकीकत कुछ है। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं, मनन द्विवेदी विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद होंगे और जावेद अहमद मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं संदीप चौधरी के पास चलूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से मौलाना मदनी बातों का जिक्र कर रहे हैं, वो कहते हैं कि साहब जब न्यूयॉर्क में मेयर ममदानी बन सकते हैं तो फिर भारत में क्यों नहीं, और जानबूझकर इस देश के कुछ मुस्लिम लोगों को मुद्दा बनाया जा रहा है कि वो सर ना उठा सके। बात उन्होंने आजम खान की है, बात उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक जमात उनकी की है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं संदीप चौधरी उनकी बातों से? देखिए मनोज जी, ये कोई नई चीज नहीं है। वहां का उदाहरण दिया जा रहा है ममदानी का। हिंदुस्तान में तो कितने मेयर दे चुका है हिंदुस्तान मुस्लिम्स के रूप में, आप गिनती नहीं कर सकते। मेरठ जैसे बड़ा शहर, दिल्ली के नोएडा के आपके नजदीक है, यहाँ के मेयर आपने देखा होगा, सहारनपुर के, मुरादाबाद के, कितनी जगह कितने शहरों के मेयर हिंदुस्तान में हो चुके हैं। तो पता नहीं किस तरीके की बात करते हैं। और देखिए स्पष्ट सी चीज है, चाहे सत्ता किसी की भी रही हो, आतंकवाद के साथ समझौता नहीं किया जा सकता, आतंकवादियों के प्रति नरमाई नहीं रखी जा सकती। और जो लोग जिस संगठन से जुड़े होंगे, जिस शहर से जुड़े होंगे, जिस घर से जुड़े होंगे, उनके प्रति आप नरमाई नहीं रख सकते, आपको सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अब हालात यह आ चुके हैं, चूंकि हिंदुस्तान आतंकवाद को आज से नहीं बहुत लंबे अरसे से ढो रहा है। आपको आतंकवादी के साथ साथ वो कहते हैं जैसे कि भाई जड़ को काटना पड़ेगा। आपको जड़ को काटने का मतलब आतंकवादी को मारना पड़ेगा, आतंकवादी की मां को मारना पड़ेगा जो आतंकवादी पैदा करती है, उस सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। तो इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, चाहे इसमें मदनी कुछ भी बोले, चाहे इसमें ममदानी कुछ भी बोले, चाहे इसमें पाकिस्तान बोले, अफगानिस्तान बोले, चाहे इसमें बांग्लादेश बोले, कहीं कोई कंप्रोमाइज की स्थिति नहीं है। हिंदुस्तान अब कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। जब हिंदुस्तान दब के चला है या डर के चला है या कंप्रोमाइज की स्थिति में रहा है, तब हिंदुस्तान कमजोर हुआ है। हमें आतंकवादी छोड़ने भी पड़े हैं, जेलों से भी निकालने पड़े हैं, बहुत कुछ हिंदुस्तान ने सहा है, हिंदुस्तान के टुकड़े भी हुए हैं। हम कितने भी गर्व से कहें कि हिंदुस्तान हमारी नाक है, शाख है, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि जो बांग्लादेश है वो भी हमारा अंग कट करके बना है, पाकिस्तान भी हमारा अंग कट के बना है। तो वो स्थिति दोबारा ना आए, इसलिए कोई भी नरमाई नहीं होनी चाहिए। और जो भी लोग आतंकवादियों का या ऐसे संगठनों का फेवर करें, उनके प्रति सॉफ्ट नजरिया रखें, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको संदेशबद्ध लोगों में रखा जाना चाहिए। संदीप चौधरी साहब ने बताया कि आखिर आतंकवादियों की जहां आतंकवादी घटना है, आतंकवादी हैं, उनसे जुड़े लोग हैं, उनको लेकर बहुत ज़्यादा नरम रवैया अपनाने की ज़रूरत नहीं है, सख्त रवैया अपनाना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकवाद ये नहीं देखता कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है, उससे सभी हताहत होते हैं और इस देश का सांप्रदायिक सद्भाव खराब होता है। असल में मौलाना मदनी ने कहा क्या जो विवाद का विषय बन गया, एक बार पहले उसे सुनवा देते हैं, उसके बाद फिर मनन द्विवेदी साहब के पास। न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी, लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान,
हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चल रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मनन द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है। मनन द्विवेदी, हाल के समय में अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, या यूँ कहे कि कुछ घंटे नहीं गुजरे हैं, कल भी सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर लगातार बहस हो रही थी, उसके पहले भी बहस हुई थी, और इस बात को लेकर बहस हुई कि शर्जील को लेकर, शर्जील की जमानत याचिका को लेकर चर्चा चल रही थी। उस वक्त दिल्ली पुलिस की ओर से ये कहा गया कि देखिए साहब, जो तथाकथित बुद्धिजीवी की बात की जाती है और बुद्धिजीवी होकर फिर जमानत की बात की जाती है, ये आरोप लगाने की बात की जाती है कि साहब ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें जमानत मिलनी चाहिए, इन्हें परेशान किया जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हाल के दिनों में आपने देखा कि लाल किले पर किस तरीके से विस्फोट हुआ, लोग मारे गए, और उसमें कौन लोग निकल कर आ रहे हैं? विस्फोट जिसने किया वो कौन था? व्हाइट कॉलर टेररिज्म का जिक्र दिल्ली पुलिस अदालत में कर रही थी। उनका कहना था कि जो धमाका हुआ उसमें भी डॉक्टर इंजीनियरों के नाम आ रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई पढ़ा लिखा है या फिर कोई नहीं है। आतंकवाद तो आतंकवाद है, वो किसी के जहन में भी पनप सकता है, पनपा है, दिख रहा है। अगर कोई यूनिवर्सिटी का संस्थापक है तो क्या वो आतंकवादी घटनाओं में शामिल नहीं हो सकता? उसे ऐसा कोई सर्टिफिकेट मिल गया है। और मैं यहां पर मौलाना मदनी से कहना चाहता हूं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक हैं, जिनके बारे में यो कह रहे हैं कि साहब उन्हें अंदर कर दिया क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं हो सकता, तो जरा पीछे कुछ साल पहले चले जाइए। अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक हैं वो महू के रहने वाले। महू में उन्होंने क्या किया? एक चिटफंड कंपनी खोली। चिटफंड कंपनी खोलने के बाद तमाम लोगों के पैसे जुटाए, उन्हें 30 से 40% दुगना करने की बात कही, लाभ देने की बात कही, प्रॉफिट देने की बात की, और जब रकम ले ली और वापस देने की बात हुई तो जनाब फरार हो गए। पूरे परिवार को वहां से भगा दिया। वो 420 के मामले में पकड़े गए, वो अंदर भी गए, और उसके बाद वहां से निकले, और वहां से जो रकम जुटाई वो रकम कहां पर लगाई? फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी में। पहले एक कॉलेज खोला, कॉलेज खोलने के बाद एक यूनिवर्सिटी खोई। तो मदनी साहब जरा ये तो देखिए कि पैसा आया कहां से? वो भी अपराध का पैसा था। और 29,000 किलो विस्फोटक, अगर किसी जगह 29,000 किलो विस्फोटक मिल रहा है, उसमें भी डॉक्टर हैं, वो चारों डॉक्टर यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, तो उसे ये महज संयोग तो नहीं हो सकता। मनन द्विवेदी साहब, मनन जी, देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि आपने जो बात मेरे जहन में आ रही थी वो आपने पहले ही कह दी है जी। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर व्हाइट कॉलर टेररिज्म की, और इसको एक टर्म इंटरनेशनल रिलेशंस में और दिया जाता है, वो है 5 स्टार जिहाद। तो मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, और उसी पे मैं अपनी यहाँ पर बात को आगे भी रखूंगा। तो उसमें ये कि जब आप ये देखिए, जब सीरिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा था? इराक को पूरी तरीके से कॉन्कर कर लिया था इस्लामिक स्टेट ने। तो उस समय इस्लामिक स्टेट का एक चैनल हुआ करता था कि लंदन से, ज्यूरिक से और यूरोप के जो यूथ को टारगेट वो करते थे सोशल मीडिया के थ्रू, और 2 प्रकार के लोगों को सीरिया के कुछ रिजल्ट उन्हें गन ट्रेनिंग ही दी जाती थी। 2 तरह की वैरायटी के यूथ को बुलाया जाता था, युवा वर्ग को। एक तो वो कि जो आइडियोलॉग बनने के लायक है, जो कुछ थोड़ी अंग्रेजी बोल सके, जिसने इस्लाम के बारे में पढ़ाई की है, क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ाई की है,
वो बोल सके, ऐसे व्यक्ति को आइडियोलॉग और विचारक के रूप में सोशल मीडिया और जनरल पब्लिक फोरम में एस्टेब्लिश किया जाता था। और जो फिजिकल टाइप के और एग्रेसिव और फिजिकली फिट जंगजू टाइप के यूथ होते थे, उनको फील्ड में लड़ने के लिए अमेरिकियों के साथ भेज दिया जाता था। तो ये बात मैं ये कहूंगा कि जो अल फरहान यूनिवर्सिटी की जो बात है, वो भी एक तरीके से 5 स्टार जिहाद, जिससे लार्जर मुस्लिम संप्रदाय को कोई मतलब नहीं। लार्जर मुस्लिम संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय और बाकी संप्रदाय तो बहुत एक नैरो माइंडेड बातचीत नैरेटिव हो गया। जो भारतीय नागरिक हैं, हिंदू और मुस्लिम, लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने से, अपने एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के चैलेंजेस से टैकल करने से ही समय नहीं है। तो जो गरीब और लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति है, वो कभी भी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, इसमें शामिल नहीं होता। तो कहने की बात है कि ये एक तरीके से फंडामेंटलिस्ट मनी से, ऐसे मनी को डेवलप किया जाता है, लाया जाता है जिहादी टेरर के तहत, और बच्चों को रेडिकलाइज भी किया जाता है। इसके लिए एक शब्द यूज होता है, वो है घेटो मेंटेलिटी। देखिए, भारत की जो विश्वविद्यालय हैं, मैं एक शिक्षाविद हूं और एक विद्यार्थी भी रह चुका हूं, वहां पर क्या किया जाता है कि एक फैशनेबल टर्म है, 5 स्टार टर्म पे हम फिर आते हैं, फैशन की राजनीति कहलाती है। जो बड़े घरों के बच्चे एक तरीके से शेख गुवेरा को अपने टी शर्ट पे रखते हैं और हर चीज के प्रति बड़े कूल होते हैं, कूल उनका बायवर्ड होता है, कूल उनका बजवर्ड होता है। तो ऐसे इनोसेंट बच्चों को जो सिर्फ स्टाइल, फैशन और एक तरीके से स्टाइल स्टेटमेंट में ही अपनी पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं, इस तरीके के संभ्रांत वर्ग के, पैसे वाली इलीट क्लास से इन बच्चों को प्रोटेस्टर या इनको नेता या एक्टिविस्ट बनाया जाता है। तो मुझे लगता है यही चीज हमने अल फरहान यूनिवर्सिटी में देखी। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी साहब पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि जीरो टॉलरेंस टेररिज्म के प्रति भारत की डिप्लोमेटिक, आंतरिक सुरक्षा नीति और विदेश नीति है। तो मुझे लगता है कि जब तक फंडिंग को वैश्विक स्तर पर, जिहादी फंडिंग को वैश्विक स्तर पर रोका नहीं जाएगा, किसी तरीके के यूएन में और रिजीम के थ्रू, रिजीम मतलब राष्ट्रों का एका, उसको रिजीम कहते हैं, इनके थ्रू जब तक कोई स्ट्रिक्ट निर्णय नहीं लिए जाएंगे और डंडा यूएन के हाथ में नहीं दिया जाएगा, तब तक ये जो घटनाएं घटी, जो इतना कोल्ड ब्लड में इतने लोगों को मारा पहलगाम में, और अब लाल किले पे बड़े ही सिंबॉलिक तरीके से इन्होंने भारत की सरकार को ललकारा है। भारत की सरकार से मेरा बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी से की बात मैं नहीं कर रहा। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पे हमारा संविधान भी हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के थ्रू बताता है कि आपके लिए सरकार सब करेगी, पर आप कम से कम राष्ट्र की जो कुछ ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज को आप पूरा निर्वाह करिए। तो मुझे लगता है अल फरहान यूनिवर्सिटी भी एक तरीके के घेटो की तरह डेवलप किया जा रहा था, और इसको हम एक और शब्द दे सकते हैं, वो है रेडिकलाइजेशन और कट्टरवाद। तो क्या है कि जो गरीब बच्चे होते हैं, भले ही वो किसी भी धर्म के हो, उनको बरगलाना, उनको प्रेशर में डालना, उनको गांजे का लालच देना और उनको उनकी दोस्ती महिलाओं से कराना, ऐसे करके भारत के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में ये काम पहले हुआ करता था। तो मुझे लगता है ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, पर सरकार को इसमें और भी सजग रहने की जरूरत है। और ये इन कुछ विश्वविद्यालयों में मैंने अपनी पढ़ाई की है, पर बात यह है कि ये हमने आंखों देखी है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि एक तरीके से गरीबी को वेपन की तरह यूज कर आइडियोलॉजी के सांचे में ढालकर पूरी तरीके से राष्ट्र में विखवाद और वायलेंस फैलाने का प्रयत्न विदेशी ताकतों का और हमारे यहाँ के पैसों के कुछ ठेकेदारों का रहता है। मैं यही कहना चाहूंगा। जी, मेरे साथ संदीप चौधरी मौजूद हैं। संदीप चौधरी साहब, चूंकि यहाँ पर एक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति का नाम ले लिया गया है, मैं संदीप जी के पास आऊँगा, लेकिन मेरे साथ चर्चा करने के लिए एक और मेहमान जुड़ गए हैं, अहमद साहब जुड़ गए हैं। मैं अहमद साहब के पास चलूँगा, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, जावेद अहमद साहब। जावेद अहमद साहब, मौलाना मदनी ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि साहब लंदन में मेयर बन सकता है,
न्यूयॉर्क में मेयर बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति चांसलर भी बन जाता है, वाइस चांसलर भी बन जाता है, तो ये लोगों को पछता नहीं है और उनके खिलाफ दुश्मन की तरह कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने आजम खान साहब का जिक्र किया, उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन उनका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है और ये भी नहीं पता है कि कब इन्हें छोड़ा जाएगा, इन्हें अंदर सड़ा दिया जाएगा। इस बयान से आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो एक अहम चर्चा का विषय है आजकल, जो अल फलाह से जो टेरर नेटवर्क की जो फाइंडिंग्स हैं, उसमें भी विवेचना और तमाम उसकी जांच पड़ताल जारी है। जो उनकी गिरफ्तारी है ईडी के तहत हुई है और उसमें तमाम उनकी जांच पड़ताल हो रही है। जो उनकी बैकग्राउंड है उस पर भी जांच पड़ताल हो रही है। जैसे जिनका आप मदनी साहब के वक्तव्य पे आप कमेंट चाहते हैं, तो उनकी वो एक संस्था चलाते हैं, उनकी व्यक्तिगत राय है और वो लार्जर प्रोस्पेक्ट में वो देखते हैं, समझते होंगे कि जिन लोगों का नाम लिया है हाल ही में, आजम खां के कल की बात है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज में उनकी सुनवाई हो रही थी, लेकिन जज महोदय ने अपने आप को उस सुनवाई से किनारे कर लिया। तो इन तमाम चीज़ों को अगर एक चश्मे से देखा जाए तो सरकार की कार्रवाई लगती है कि किसी खास और व्यक्ति विशेष और खास जेंडर या खास कम्युनिटी के साथ ये व्यवहार हो रहा है, तो उनका आपका प्रिजर्वेशन है। लेकिन जरूर अगर कोई टेरर या किसी इस तरह के मामले में है तो जांच पड़ताल करना सरकारों का काम है। और बहुत सारे वाइस चांसलर मुल्क में मुसलमान हैं या जो अल्पसंख्यक हैं, वो अपनी भली भांति अपनी शिक्षा दीक्षा चला रहे हैं, तो अपवाद हो सकता है। लेकिन लार्जर उसमें अगर देखा जाए तो ये बात कहना मेरे ख्याल से बहुत उचित नहीं है। लेकिन सरकार को जरूर ये देखना चाहिए कि क्या उसके मामला अगर बुलडोजर तक जाते हैं, क्या किसी के एक व्यक्ति के, अभी कल की बात है, आप देखेंगे बड़ी सुर्खियों में है, 2 सुल्तानपुर के नौजवान हैं, एक पोर्ट कंपनी में काम कर रहे थे कर्नाटका में, वो जासूसी में पाकिस्तान के साथ के लिए पकड़े गए। तो ये एक चलता रहता है, सरकार अपनी जांच पड़ताल करती है, लेकिन क्या धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई जो हो रही है तो वो उस पर लोगों की टिप्पणियां आती हैं और ये आती रहेंगी, सरकार भी करती रहेंगी। सब सियासत है, सियासत के साथ कार्रवाई भी करना है, शिक्षा दीक्षा भी चलानी है और देश को आगे भी ले चलना है। तो हमें ये बात को देखना जरूर है कि देश सुरक्षित रहे, देश की विकास में, तालीम में, शिक्षा में कोई रुकावट न है, ये भी काम सरकार का है। लेकिन पिछले 1 दशक से देखेंगे कि ये तमाम एक तरफा कार्रवाई है, तो ये टिप्पणियां आती रहती हैं और आती रहेंगी। एक तरफा कार्रवाई है, इस तरह की चीज़ें आती हैं और आती रहेंगी। संदीप चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, क्या वाकई ऐसा है जिसका जिक्र मौलाना मदनी कर रहे हैं? क्या वाकई ऐसा है जिसकी तरफ इशारा जावेद अहमद कर रहे हैं? यानी कि चाहे वो आजम खान हो, चूंकि आजम खान तो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद हों, क्या आपको लगता है वाकई ऐसा है, कुछ तो है जिसे ये बयान निकल कर आ रहे हैं? जो बयान मदनी साहब दे रहे हैं वही बयान असुद्दीन ओवैसी भी देते हैं। देखिए मनोज जी, मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं मदनी साहब की जो जानकारी है वो आधी अधूरी है। पहली बात तो उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर नहीं होते। मैं वाइस चांसलर से भी ऊपर की बात बता देता हूं आपको। आज की तारीख में बिहार के अंदर जो राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो उन सभी के चांसलर हैं। तो कैसी बात करते हैं ये लोग, कैसी नहीं, मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन मनु जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कोई शिक्षा का इदारा बना के उसके अंदर ऐसा माहौल नहीं बना सकते, एक सुरक्षा कवच नहीं दे सकते उस मानसिकता को जो डॉक्टर बनकर देश को तोड़ना चाहते हैं। कि मैं आपको बताऊं, एक वक्त ऐसा था जो बिना पढ़े लिखे लोगों का माइंड वॉश किया जाता था, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर, चाहे हमारे देश के अंदर जो कट्टरपंथी बैठे हैं उनके द्वारा। तो वो लोगों को स्लीपर सेल में काम करने में बड़ी मुश्किल आती थी, क्योंकि वो ट्रेनिंग तो आतंकवाद की ले लेते थे, लेकिन जब तक उनके ऊपर से आका उनको कब कहां क्या करना है
तब तक उन्हें सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता था। अगर वो मजदूरी करके कहीं गुजारा करते थे तो मजदूर से लोग पूछ लेते हैं, वो ग्रुप में काम करना पड़ता, भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या है, तो कई लोगों की जो पोल पट्टी थी खुल जाती थी। अब चूंकि उन्होंने भी अपना एक सिस्टम बदल दिया है, ओसामा बिन लादेन कितने पढ़े लिखे थे, जो अमेरिका में हादसा हुआ था आपको पता है, वो पायलट थे, पायलटों ने किस तरीके से जहाजों को क्रैश किया वहां पर टावर से टकरा करके। तो अब आतंकवाद भी पढ़े लिखे लोगों को हायर करता है और उनको डॉक्टरी भी करा के देता है, सारी चीजें कराता है, ताकि वो अच्छे से अपने जीवन को जी सके और जब जरूरत पड़े तब वो स्लीपर सेल के बाद एक्टिव मोड में आ जाए और कहीं भी ब्लास्ट करना हो या किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। और चूंकि डॉक्टर के चोले में थे या अलग अलग चीजें हैं, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, तो बड़ा आसान हो जाता है नेटवर्क खड़ा करना, अपने नीचे एक टीम बनाना और चीजों को एग्जीक्यूट कराना। तो इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा, आखिर क्यों अल-फलाह की जरूरत पड़ी, उनकी बैकग्राउंड क्या है। जैसा अभी आपने बताया किस तरीके से जो उन्होंने एक चिटफंड कंपनी बनाई, लोगों का पैसा ठगा, इसका मतलब स्टार्टिंग ही उनकी चोरी से शुरू हुई है, गलत मानसिकता से शुरू हुई है, लूट से शुरू हुई है, और वो लूट कब आतंकवाद के उसमें बदल जाती है ये हमारे आपके सबके सामने है। दिल्ली के अंदर बम विस्फोट करना ऐसे समय में करना जब बीजेपी की सरकार है, जब हर चीज पर बड़ी सख्ताई है। लंबे समय से ये चीज कही जा रही थी सरकार के द्वारा कि जो भी आतंकवादी है बॉर्डर पर मार दिया जाता है, या पाकिस्तान वो जो है जम्मू कश्मीर से आगे नहीं पहुंच सकता। लेकिन ऐसे में आतंकवादियों की हिम्मत इतनी बड़ी कि उन्होंने अपने स्लीपर सेल को एक्टिव किया, जो दिल्ली के आसपास बना रखे हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के माध्यम से हो, चाहे किसी एनजीओ के माध्यम से हो, चाहे किसी मस्जिद के माध्यम से हो, कि दिल्ली के बीच में, क्योंकि लाल किला दिल्ली का बीच है, सेंटर पॉइंट है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, चांदनी चौक भी वहां पर है, लाल किला भी वहां पर है, जामा मस्जिद भी वहां पर है, और पूरी दिल्ली का जो भी ट्रैफिक है वहां से होकर के गुजरता है। वहां विस्फोट करके दिखाना कहीं ना कहीं सरकार को ये चेताना था, ये चैलेंज देना था कि देखिए हमारी मौजूदगी यहाँ है। मैं मनन साहब के पास आऊंगा, लेकिन एक बार मैं जावेद अहमद साहब से पूछना चाहता हूं। जावेद अहमद साहब, अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख जाता है तो क्या वो अपराधी नहीं हो सकता? क्या वो अपराधी नहीं होता? क्योंकि मौलाना मदनी ने इस बात को लेकर की कि भाई आजम खान के ऊपर कार्रवाई हो गई या फिर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक के ऊपर कार्रवाई हुई। मैं एक नाम लेना चाहता हूं, ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा वो तो हिंदू थी, लेकिन उसने पाकिस्तान की यात्रा की। पाकिस्तान की यात्रा करके वो पाकिस्तान के दूतावास गई, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, और उनके ऊपर ये आरोप लगा कि वो पाकिस्तान को सूचना पहुंचा रही थी। उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर धाराएं लगाई गई, वो जेल में रही। तो यहां ये नहीं है कि आप मुस्लिम हैं और पढ़े लिखे हैं तो आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। अब वो चाहे अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक हों या ज्योति मल्होत्रा, कानून ने दोनों तरफ बराबर कार्रवाई यहां पर की है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जिसका जिक्र किया जा रहा है, लादेन भी इंजीनियर था। तो अगर लादेन इंजीनियर हो गया तो वो आतंकवादी नहीं हुआ क्या? वो आतंकवादी हुआ। अब ये दिल्ली के जो लाल किले की घटना हुई है, उस घटना में आप मॉड्यूल देखिए, चारों के चारों डॉक्टर को इतनी आसानी से तो बन नहीं जाता। आप बीए बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए आपको कठिन तपस्या करनी पड़ती है, एमबीबीएस करना पड़ता है, एमएस करना पड़ता है। तो डॉक्टर होने के बावजूद भी अगर आप कड़ियों को जोड़ें, उनकी विचारधारा को जोड़ें, 29,000 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट क्या कर रहा था? एक गांव में जाकर आप घर ले रहे हैं, उसके बाद आप, उनके मन में क्या है नहीं पता, लेकिन उमर को देखिए कि चलती हुई गाड़ी में खुद को उड़ा लिया। अब आप डॉक्टर हैं तो ऐसा नहीं कर सकते, ये तो कहा नहीं जा सकता। तो अगर व्हाइट कॉलर टेररिज्म की बात की जा रही है, चाहे वो उमर हो, चाहे मुजम्मिल हो, या फिर ज्योति मल्होत्रा हो, तो उसमें गलत क्या है? टेररिज्म तो टेररिज्म है। देखिए, ये जो बात आपकी है बहुत ही तार्किक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें एक संदर्भ में जाना होगा कि सरकार खुद ही या जो उसकी पार्टी है, उसके दल के लोग राजनीति करते हैं। कार्रवाई हर मोड़ पे सरकार करती है और ऐसे मामलों में चुस्त दुरुस्त कार्रवाई होती है, लेकिन जो जहां शिक्षा दीक्षा होती है, ये बहुत ही सीरियस और ऑफेंस है और इस पे गहन विचार और विमर्श करती है, और सरकार हर एंगल को देखती है। अभी जांच
पड़ताल जो है अभी उसके दायरे बढ़ रहे हैं और भी दायरे उसके बढ़ सकते हैं। जो जिन पे चर्चा हो रही है उनकी पृष्ठभूमि पहले से भी संदिग्ध रही, जेलों में भी रहे और काफी वक्त गुजारा। फिर जैसा कि आपके माध्यम से पता चला कि उनको इसमें उसी मामले में जो जमीन है, उनका मकान है महू में, उस पर कार्रवाई करने की बात हुई और हाईकोर्ट ने स्टे भी दिया है जी। तो ये और अभी जो मैंने आपको बताया कि यूपी में अमेठी के 2 बच्चे हैं, एक नौजवान है, वो नौकरी कर रहे थे कर्नाटक की एक वेसल्स कंपनी में, जिसकी सूचना पाकिस्तान को शेयर कर रहे थे। एक्सप्रेस इंडिया की आज खबर है, मेन पृष्ठ उसमें खबर है, तो उनको भी पुलिस पकड़ेगी, उस पर भी कार्रवाई हुई। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन विश्लेषण उसको किसी एंगल में देना और उसको इंगित करना ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, स्पेस साइंटिस्ट हो, तमाम दुनिया में आप डेटा आंकड़ा देखेंगे, या किसी डिफेंस से जुड़ा हो या किसी इंटेलिजेंस से जुड़ा हो, ये एक मानव विकृत है और वो इस तरह के कार्यशैली में पाया गया और उस पकड़ने पर कार्रवाई की जाती है। जो चर्चा का विषय है वो इम्पोर्टेंट है, क्या किसी खास कम्युनिटी के लोग आतंकवादी होते हैं? अगर कोई खास कम्युनिटी के आतंकवाद होते हैं तो क्या वो आतंकवादी की जड़ क्या है, मूल उसकी पृष्ठ क्या है? तो इसके पे काफी व्यापक तौर पे सरकार विचार करती है और तमाम संगठनों की भी जरूरत होती है जो समरसता और सामाजिकता और इंटीग्रेशन पे काम करती हैं, सद्भाव पे काम करती हैं, तो वो भी जरूरी है। लेकिन प्रोफेशन गलत नहीं हो सकता। आपकी प्रोफेशन अगर जर्नलिज्म है, किसी कोई वकालत करता है, कोई डॉक्टर करता है, तो क्या उसमें कोई अगर संदिग्ध परिस्थिति में पाया जाता है तो पूरी बिरादरी को कहा जाएगा? नहीं, हरगिज नहीं। तो मेरा ये मानना है कि विश्लेषण का जो एंगल है वो साइंटिफिक है, वो एक फॉरेंसिक है, वो एक स्ट्रेटेजिक है। तो जो उसमें फाइंडिंग होती है, लेकिन सरकार की जो तत्परता है वो संदेह पैदा करती है कि आपने यहाँ पकड़ा और उनके पैतृक गांव पे पहुंच गए, बुलडोजर भी पहुंचने की हनक हो गई। तो ये सब चीजों को अगर लिंक किया जाए तो सरकार की जो मंशा है, जो तौर तरीके हैं, अब वो कोई छुपा नहीं है। रही बात कि हमें इसी देश में रहना है, इसी में हमें आपको सौहार्द बनाना है और विकसित देश बनाना है और दुनिया में हमें एक पहले पायदान पे जाना, अभी हम तीसरी इकोनॉमी है। अगर हम सब चीज को जोड़ के लेके चलेंगे तो हमारा हर उसका जो नागरिक है, किसी भी जात, धर्म, वर्ग या किसी भी डेमोग्राफी से आता है, सबको सिक्योरिटी, सुरक्षा, शिक्षा, दीक्षा, बेरोजगार से उसको रोजगार की तरफ लाना, उसको मेन स्ट्रीम में लाना, ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी दायित्व है। हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हमें पॉजिटिविटी में बात करना चाहिए। अगर कोई ये गलती हुई है तो उसको सरकार भी सुधारेगी, समाज भी सुधारने की जरूरत है। किसी को ये महसूस नहीं होना चाहिए इस मुल्क में कि हमारे साथ जो है द्वेष के साथ काम हो रहा है या किसी हमारे साथ बायस काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये हेल्दी और सार्थक डिस्कशन होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, हेल्दी और सार्थक डिस्कशन होना चाहिए। कुछ लोग अगर इसमें शामिल रहे तो पूरी जमात को उस तरफ नहीं धकेल देना चाहिए, पूरी जमात पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उसी जमात के लोग राष्ट्रपति भी रहे हैं, उसी जमात के लोग डीआरडीओ में भी काम कर रहे हैं, उसी जमात के लोग सेना में भी काम कर रहे हैं, उसी जमात के लोग पुलिस में भी काम कर रहे हैं, उसी जमात के लोग डॉक्टर भी हैं, उसी जमात के लोग शिक्षक भी हैं, गुरु भी हैं। इसलिए पूरी जमात पर जब सवाल उठा दिया जाता है तो तकलीफ भी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस देश की आज़ादी के लिए जितना योगदान हिंदुओं का है उतना ही योगदान मुस्लिम का भी है, उतना ही योगदान सिख का भी है। तो ये इस बात को भी बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए कि इस देश का सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे कम से कम, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते ना मनन साहब कि इतनी बड़ी आबादी को आप धक्के देके इस देश से बाहर निकाल देंगे। लेकिन इस देश के कुछ राजनेताओं के बयान, इस देश के कुछ अति उत्साही लोगों के बयान ऐसे आते हैं कि वो पूरी जमात पर भी सवाल उठा देते हैं। मुझे लगता है कि ये जाति। जी मनन साहब, देखिए, मैं सबसे पहले, धर्म मेरे लिए कौन है, पहली बात। जिन लोगों की घेटो मेंटेलिटी होती है उन फिर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगेगा। धर्म मेरे लिए गौण है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये पुराने संवर्धन की बात है, समरसता की बात है। पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाने का प्रयास कर रहे हैं भारत में, मैं बीजेपी की बात फिर नहीं कर रहा, मैं एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं और मैं व्यक्ति पूजा की भी बात यहां पर नहीं कर रहा। तो उसमें ये देखने वाली बात है कि कॉस्मोपॉलिटन राष्ट्रवाद, मेट्रोपॉलिटन राष्ट्रवाद, जो कि हम ममदानी के
जो अभी मेयर बने हैं अमेरिका के, न्यूयॉर्क के, उनके बारे में भी हम यही बात कह सकते हैं। और भारत में भी ये है कि सबसे पहला आपकी जो जिम्मेदारी होती है वो आपके परिवार की तरफ होती है, उसके बाद आपके समाज की तरफ होती है, और तीसरी जो बात है उसमें धर्म कहीं नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूं आपको, जी। राष्ट्र की तरफ होती है। पर जो नेशन स्टेट जो शब्द है, जो राष्ट्र जो सब शब्द है, उससे कई लोगों को बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि इस राष्ट्र शब्द में टेरिटरी, पॉपुलेशन, संप्रभुता और लोगों की समरसता की बात होती है। और जो विदेशी ताकतें और जो टेरर फंडिंग के जो मसीहा हैं पाकिस्तान में, चाइना में और मिडिल ईस्ट के कुछ राष्ट्रों में, उनको ये बात नहीं लगती है कि भारत अभी तीसरी 4 वर्षों में भारत अमेरिका को भी धकेल कर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जी। तो मुझे लगता है कि जो लोग राष्ट्र हित में नहीं सोचते, जो लोग नेशनल इंटरेस्ट में नहीं सोचते, वो धर्म की बात को सामने लेकर आते हैं। मेरा किसी पे पर्सनल कमेंट ये नहीं है। उसके अलावा अगर हम न्यूयॉर्क की बात करेंगे, ये भी बातचीत का मुद्दा था, तो हम देखेंगे कि जो न्यूयॉर्क का जो कल्चर है वो पूरी तरीके से मल्टी कल्चरल और डाइवर्स कल्चर है। वहां पर 37% जो लोग हैं उनका जन्म न्यूयॉर्क में नहीं हुआ है। और अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो सबसे बड़े कॉस्मोपॉलिटन राष्ट्रवाद का जो उदाहरण है वो न्यूयॉर्क है। और जो ज़हरान ममदानी है, उन्होंने इसी मल्टीकल्चरल नस्ल को वहां पर पकड़ लिया। क्योंकि अगर देखा जाए तो माइकल क्यूमो जो न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट थे और वो पहले मेयर थे, वो इस बात को नहीं पकड़ पाए। और जिस तरीके से सोशल मीडिया में और जिस तरीके से उन्होंने सिंबल्स को पकड़ा, जैसे कि उन्होंने सिंबल पकड़ा येलो कलर को, पीले कलर की कैप न्यूयॉर्क में घूमती है। और अगर चलचित्र में देखें, हम अमेरिकी सिनेमा, हॉलीवुड की चलचित्र में देखें, या अमेरिकन ड्रीम की बात ही अगर हम कर लें, तो हम पाएंगे कि ये येलो कलर एक तरीके का सिंबल बनाया इन्होंने। मैं आपकी बात समझ गया मनन साहब, मैं आपकी बात समझ गया। आपने येलो कलर की बात की, आपने जमीन की बात की, आपने डेमोग्राफी की बात की, लेकिन संदीप चौधरी साहब से मैं यही बात करूंगा। विचारधारा की भी लोग बात करते हैं। मुझे लगता है कि महाभारत काल में हम चलते हैं। महाभारत काल में भी विचारधारा, जमीन और अस्मिता की बात हुई थी, लेकिन जिस जमीन को लेकर महाभारत हुई थी वो आज भी वहीं पर पड़ी हुई है। संदीप चौधरी साहब। देखिए मनु भाई, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से ये मानसिकता है, इस मानसिकता को हमें देखना पड़ेगा। डर किस मानसिकता से लगता है? इस मानसिकता से लगता है डर के कई कट्टरपंथियों की ऐसी मानसिकता है, वो ये कहते हैं कि हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। तो ये जो मानसिकता है, देखिए, इसको हिंदुस्तान के अंदर मजबूत नहीं होने दिया जा सकता। और जो मदनी साहब की आप बात कर रहे हैं, जो एक समुदाय के पूरे खुदा बनने की कोशिश करते हैं, उन्होंने हमारा अभी तेजस से फाइटर प्लेन क्रैश हो गया, क्या उसके पायलट को भी उन्होंने श्रद्धांजलि देना जरूरी समझा? उन्हें उन आतंकवादियों की चिंता है, उन जिन लोगों ने गलत समय का अभाव है, लेकिन 1 मिनट बचा है, जेल में है जी। समय का अभाव है। मैं एक बार जावेद अहमद साहब के पास चलूंगा। जावेद अहमद साहब, बहुत अच्छी बात संदीप चौधरी ने कही, हंस के लिया हिंदुस्तान, अब लड़के लेंगे पाकिस्तान। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को इस नारे के साथ जाना पड़ेगा आगे और भरोसा दिलाना पड़ेगा इस देश को कि हम बटने नहीं देंगे हिंदुस्तान। ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये मुल्क बहुत मजबूत है और हर तरह से मजबूत है, और भविष्य में भी इसकी कोई ऐसी शक्तियां, ये इसके मुल्क के पास इतनी संपदा शक्तियां हैं जो इनको कोई पड़ोसी या पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, या वो सोच भी नहीं सकता। डर किसको है? नैरेटिव कौन स्टेब्लिश करता है? हर 18 घंटे, 32 घंटे, 36 घंटे में ये जो खौफ पैदा किया जाता है, ये समझना होगा कि पॉलिटिकल नैरेटिव है। न मुसलमान खतरे में है, न हिंदुस्तान खतरे में है। और ये जो लोग भी कह रहे हैं, ये नाम बगैर लिए मैं कह सकता हूं, ये सब राजनीतिक लोग हैं। मुल्क बहुत मजबूत है, हमारी सेनाएं चारों तरफ से चुस्त दुरुस्त हैं। सिंदूर ऑपरेशन में हमने अपना पराक्रमण दिखाया, और एक देश है। और जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हों,
अब अमेरिका का एग्जाम्पल हिंदुस्तान में नहीं लागू हो सकता, या हिंदुस्तान की बात अमेरिका में लागू नहीं हो सकता, लेकिन जो मेच्योर पॉलिटिक्स है या डेमोक्रेसी है, वहां पैसे के लेन देन पे सत्ता बदल जाती है, सरकार बदल जाती है। ममदानी की बात में एक कड़ी में जोड़ना चाहूंगा कि वहां का जो सीईओ है एप्पल का, उसने यहूदी कम्युनिटी जो 27% रहती है, उसने चाहा कि इस वोट को हम खरीद लें, लेकिन वहां की मेच्योर जनता, वो इंडियन हो या साउथ एशियन हो, सबने मुंह तोड़ जवाब दिया कि हमारी डेमोक्रेसी की जो ताकत वोट है नहीं खरीद सकते। लेकिन बिहार में देखेंगे आप 10,000 रुपए 3-2 रोज पहले चुनाव आयोग के, अब आप अगर इसकी चर्चा करेंगे तो फिर बात इतनी लंबी चली जाएगी, इतने आगे चली जाएगी कि आप कह नहीं सकते, फिर वो बात में से बात निकल जाएगी। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की एकता की बात तक रहने दें, क्योंकि इस देश की बीमारी अगर है तो वो राजनीति है, और राजनीति जहां आ जाएगी फिर वहां चर्चा हो नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में बने हुए थे, लेकिन आगे आगे देखते हैं होता है क्या।